हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। आज अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं VSNIS के करंट अफेयर्स जो कि हमारी अगस्त मंथ की है। तो काफ़ी टॉपिक हमारी कंप्लीट हो गई है। तो अभी हम लोग यहाँ पे न्यूज़ इन शॉर्ट्स में जितनी भी टॉपिक्स है उसे हम लोग कंप्लीट करते हैं। देखते हैं अभी मैं कितना कंप्लीट कर पाऊँगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यूज़ इन शॉर्ट्स टॉपिक। तो फर्स्ट आर्टिकल है यहाँ पे द कॉन्स्टिट्यूशन। इट मीन्स कि आपका 127th अमेंडमेंट बिल। ये बिल काफ़ी न्यूज़ में था, तो इसके बारे में समझिए कि एक्चुअली ये जो 127 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है इसमें किस बारे में बात की जा रही है। एक्चुअली इस बिल का जो एम है वो ये है कि कुछ जो प्रोविज़न ऑलरेडी 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 2018 की थी उसमें कुछ प्रोविज़न को क्लैरिफाई करना है। और ये जो 102nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है इसमें रखा गया है कि टू हेल्प रीस्टोर पावर ऑफ स्टेट टू आइडेंटिफाई बैकवर्ड क्लासेस। इट मीन्स कि बैकवर्ड क्लासेस को यहाँ पे आइडेंटिफाई करने के लिए जो स्टेट की पावर है उसको रीस्टोर करने में ये मदद करे। सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू तो स्टेट को ये पावर मिल गया था कि वो अपने राज्य में जितनी भी बैकवर्ड क्लासेस है उसको आइडेंटिफाई करे, लेकिन इस पावर को फिर से रीस्टोर करने के लिए एक नया बिल लाया गया है जो कि 127th है। ओके, और इसी के साथ आप देखो कि 127th आप जब भी पढ़ोगे तो इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका 102nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट होगा। इसमें क्या है कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया था किसको, तो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को। अब कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था, इट मीन्स कि कोई ना कोई यहाँ पे आर्टिकल के तहत इसको मेंशन किया गया। तो ये है आर्टिकल आपका 338B। 338A में क्या है तो ये आपका हो जाएगा, बताइए क्या है। चलिए आगे देखें, ये आप लोग के लिए टास्क है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ ही अगर हम लोग देखें तो इसी के साथ आपका 2 न्यू आर्टिकल भी आए। इट मीन्स कि 102nd के साथ एक आर्टिकल तो ये रहा 338B, लेकिन इसी के अलावा 2 आर्टिकल आए। एक है 324A जो कि यहाँ पे सेंट्रल लिस्ट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली जो बैकवर्ड क्लासेस है इसको डील कर रहा है। सेकंड है आर्टिकल 366(26)C जिसमें कि सोशली और एजुकेशनली जो बैकवर्ड क्लासेस है इसको डिफाइन कर रहा है। तो ये देखिए, ये सेंट्रल लिस्ट है जिसमें कि आपका जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है, और यहाँ पे कोई लिस्ट नहीं है, बस जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है वो यहाँ पे 366 के तहत मेंशन्ड है, और सेंट्रल लिस्ट कहाँ है तो 324 के तहत ये मेंशन्ड है। इशू यहाँ पे थोड़ा सा अराउज हुआ था क्योंकि जो मराठास लोगों को कोटा देना था ना उसके वजह से। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रूल किया गया था कि 102nd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ ना तो सिर्फ सेंटर है जो कि नोटिफाई कर सकते हैं, ना कि स्टेट। तो ये क्या हुआ कि स्टेट से जो पावर था वो छीन के किसके पास चला गया, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चले गई। इसलिए फिर से इस पावर को रिस्टोर करने के लिए 127th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लाया गया है। इंडिया में क्या है ना कि आप देखो कि ओबीसी लिस्ट अलग से ये आपका बनाया जाता है। इट मीन्स कि सेंटर के द्वारा अलग बनाया जाता है और हर एक स्टेट जो है ना वो अपना अलग बनाते हैं 1983 से। कुछ आर्टिकल है जैसे कि आर्टिकल 15 क्लॉज 4 है, आर्टिकल 15 क्लॉज 5 है, आर्टिकल 16 क्लॉज 4 है, जो कि यहाँ पे पावर दे रहे हैं स्टेट को कि वो यहाँ पे आइडेंटिफाई करे और जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास है इसका लिस्ट को डिक्लेयर भी करे। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि अब ये 3 आर्टिकल है, आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा कि हमारे संविधान में कौन कौन से आर्टिकल है जिसके तहत सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को यहाँ पे डिक्लेयर किया जाता है, उसकी लिस्ट यहाँ पे डिक्लेयर की जाती है। सो आप देखो कि आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 15 किस चीज़ से रिलेटेड है तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, रिलीजन। और आर्टिकल 16 किस चीज़ से रिलेटेड है तो ये आपका इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी किसमें, जॉब में। तो यहाँ पे आर्टिकल 16(4) जो है वो आपका रिजर्वेशन इन जॉब से रिलेटेड है, और आर्टिकल 15(4) क्या है कि यहाँ पे आपका रिजर्वेशन इन एजुकेशन है। ओके, तो ये दोनों याद रखनी है। अब यहाँ है कि अगर हम लोग देखें आर्टिकल 338B को अगर अमेंड कर रहे हैं, 324A को अमेंड कर रहे हैं, 336 को अमेंड कर रहे हैं, तो 127th अमेंडमेंट बिल जो है ये लाया जा रहा है जिसके थ्रू यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को क्लैरिफाई दी जाएगी, यूनियन टेरिटरीज़ को क्लैरिफाई की जा रही है कि वो यहाँ पे अपना प्रिपेयर कर सकते हैं। इट मीन्स कि उनके राज्य में और इनके टेरिटरीज़ में अगर कोई यहाँ पे सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस है तो उनको यहाँ पे क्लैरिफाई कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड आते हैं राज्यसभा पासेस कॉन्स्टिट्यूशनल बिल 2021। तो ये आपका बिल किससे रिलेटेड है, स्केड्यूल ट्राइब से। तो देखिए जो हमारे संविधान है इसमें प्रेसिडेंट को एम्पावर किया गया है कि वो स्केड्यूल ट्राइब्स को स्पेसिफाई कर सकते हैं बहुत सारे स्टेट में और यूनियन टेरिटरीज़ में। फर्दर क्या है कि यहाँ पे पार्लियामेंट को भी परमिट किया गया है कि वो जो लिस्ट है ना नोटिफाइड स्केड्यूल ट्राइब्स की उसको यहाँ पे मॉडिफाई करे। तो ये भी आपका पार्लियामेंट को भी परमिट किया गया है और संविधान के द्वारा प्रेसिडेंट को भी ये एम्पावर की गई है। अब इस बिल में क्या ज़रूरत है, इस बिल में आप देखो कि जो पार्ट 18 है ना, पार्ट 18 में क्या रखा गया है, पार्ट 18 में आपका स्केड्यूल ट्राइब्स के बारे में है। तो पार्ट 18 को थोड़ा मॉडिफाई किया जा रहा है। इट मीन्स कि जो स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश है
जैसे कि यहाँ पे अबॉर को डिलीट करना है, इंक्लूशन करना है जो मिशमी कामन है, यानी कि मीजू मिशमी वाला जो आपका ट्राइब है उसको यहाँ पे ये सारे ट्राइब्स है, जनजाति है, जो कि इदू हो गया, ताराउन हो गया, इन सबको इंक्लूड करना है। साथ ही मोनपा, मेमपा और सतरंग और जो साजोलांग है जिसे हम लोग मीज़ी कहते हैं, इनको यहाँ पे आपका इंक्लूड करना है इस लिस्ट में। तो आप लोग ये याद रखिएगा कि स्केड्यूल ट्राइब्स की जो लिस्ट होती है वो पार्ट 8 में है। तो अगर हम लोग देखें तो इस तरीके का जो राज्यसभा पासेस कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर बिल 2021, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर बिल जो है ये हमारे पुराने बिल को यहाँ पे अमेंड कर रहा है और साथ ही साथ यहाँ पे मॉडिफाई किया जा रहा है पार्ट 18 में। ओके, अब आते हैं कॉमेमोरेशन ऑफ 100 ईयर ऑफ मद्रास लेजिस्लेटिव काउंसिल। देखिए मद्रास का जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसकी 100 साल पूरी हो गई, क्योंकि इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1921 में और अभी तक ये फंक्शन हो रहा है। इट मीन्स कि आज़ाद और आज़ादी के बाद भी हम लोग देख रहे हैं। ये सेटअप किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखिए जब भी हम लोग इस तरीके का कोई भी डे सेलिब्रेट करते हैं, 100th हो गया, 50th हो गया, 25th हो गया या फिर इससे ज़्यादा भी हो गया, तो उसको आपको याद रखने कि एक्चुअली वो प्रोविज़न हमारे संविधान में आया कहाँ से। तो ये जो हमारा मद्रास लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया गया था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत बनाया गया था। साथ ही आप देखो कि जो प्रोपोर्शन है इलेक्टेड मेंबर का वो इंक्रीज़ भी हुआ था 70% से भी ज़्यादा। और ये तो आपको पता है कि 1919 का जो एक्ट है वो फेमस है किस लिए, तो डायरकी आया था यहाँ पे। इट मीन्स कि यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव सब्जेक्ट है उसको सेंट्रल और प्रोविंशियल लिस्ट में इसको डिवाइड भी किया गया था। इसके बाद आप देखो कि जस्टिस पार्टी जो है वो एक सरकार फॉर्म की कब, तो जब पहली बार इलेक्शन हुई थी और जिसमें कि 3% जो पॉपुलेशन है वो इलेक्टर्स थे और इसमें सिर्फ मेल थे। ठीक है, तो कांग्रेस के द्वारा हालांकि इस इलेक्शन को काफ़ी बाइकआउट किया गया था, बट इसको आप लोग छोड़ो, ये दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो मद्रास लेजिस्लेटिव काउंसिल है इनके 100 ईयर में जो हम लोग यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो इनसे पहले इनके द्वारा काफ़ी जो है लैंडमार्क जजमेंट और लेजिस्लेशन पास किया गया था। जैसे कि महिलाओं को वोटिंग राइट दी गई थी 1921 में। मुथु लक्ष्मी रेड्डी जो थी वो फर्स्ट वीमेन मेंबर थी इस काउंसिल की। साथ ही हिंदू रिलीजियस इंडोमेंट एक्ट आया 1926 में और जो देवदासी सिस्टम थी उसको यहाँ पे अबॉलिश किया गया। इसी के साथ जो इशू किया गया पटास टू द पुअर फॉर हाउसिंग साइट्स, यानी कि जो हाउसिंग साइट्स में आपको पटास देखने को मिलेगा उसको फ्री इशू किया गया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मद्रास लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में। नेक्स्ट आते हैं इलेक्ट्रल बॉन्ड वर्थ 3,426 करोड़ रिडीम बाय पार्टीज इन 2019-20। ये कहा जा रहा है एडीआर के द्वारा। चलिए एडीआर की रिपोर्ट निकल कर आई है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। 4 नेशनल पार्टीज़ है, यानी कि 7 में से आपको पता है कि टोटल हमारे देश में 7 नेशनल पार्टीज़ है, जिसमें कि कहा जा रहा है कि जो 4 नेशनल पार्टीज़ है इसमें नाम दिया गया है बीजेपी है, आईएनसी है, एआईटीसी है, एनसीपी है। इनके द्वारा 62% उनके टोटल जो इनकम है ना डोनेशन से, ये आप देखो कि सिर्फ इलेक्ट्रल बॉन्ड से ही ये रिसीव हुआ है। इट मीन्स कि टोटल जो इलेक्ट्रल बॉन्ड, इसके बारे में अभी डिटेल बताती हूँ कि ये है क्या। तो इलेक्ट्रल बॉन्ड से ही डोनेशन जो मिला है ये 4 पार्टी को ही 62% तक का मनी मिला है। अब इलेक्ट्रल बॉन्ड जो है 2017 में लाया गया था और वो भी यूनियन बजट के द्वारा। तो इस बजट में ये कहा गया था ना कि एक ऐसा बॉन्ड होगा जो कि इंटरेस्ट फ्री बियरर इंस्ट्रूमेंट होगा। और जैसे आप देखते हो कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को बहुत ज़्यादा पैसे दिए जाते हैं, तो यहाँ पे पैसे अगर दिया जाना है, कुछ मनी आपको डोनेट करना है, तो आप इस इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू कर सकते हो। अब इस बॉन्ड को आप देखो कि मल्टीपल तरीके से आप खरीद सकते हो और बेच सकते हो। जैसे कि 1,000 हो गया, 10,000 हो गया, 1 लाख हो गया, 10 लाख हो गया, 1 करोड़ तक का यहाँ पे रखा गया है। और साथ ही ये भी कहा गया है ना कि अगर आप लोग इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदना चाहते हो तो सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ही खरीद सकते हो और यहीं से आप लोग को ऑथराइज भी है। कोई भी पार्टी जो कि रजिस्टर की हुई है रजिस्ट्रेशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, तो उनको यहाँ पे रखा गया है कि हाँ चलिए एटलीस्ट 1% जो वोट का है ना वो यहाँ पे रिसेंट जनरल असेंबलीज़ में उनको पोल्ड होना चाहिए और असेंबली इलेक्शंस जो है वो एलिजिबल है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड जो है वो रिसीव करें। इट मीन्स कि इलेक्ट्रल बॉन्ड क्या है, तो वैसे पार्टीज़ ही रिसीव करेंगे जो कि एक तो रजिस्ट्रेशन करा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत। साथ ही आप लोग देखो जो डोनर्स है ना वो यहाँ पे परचेज भी कर सकते हो और जो बॉन्ड है वो अपने वो डोनेट भी कर सकते हैं, जो कि बॉन्ड है वो अपने पार्टी को। मीन्स आपको कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज़ को अगर डोनेट करना था तो आप आराम से कर सकते हो और वो भी 15 डेज़ में ये रिडीम हो जाएगा। इट मीन्स कि अगर आप लोग खरीद रहे हो ये बॉन्ड और दे रहे हो यहाँ पे डोनेट कर रहे हो ऑनलाइन ही, तो इससे क्या हो पाएगा ना, ऑनलाइन नहीं 15 डेज़ में जो है जिसको भी आपको देना है वो आप दे सकते हो, लेकिन 15 डेज़ में ये रिडीम हो जाएगा। यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं है कि कितना नंबर ऑफ बॉन्ड जो है आपको
कोई एक इंडिविजुअल इसको परचेज़ कर सकता है, इस तरीके का लिमिट ही नहीं है। तो आप समझ सकते हो दिस इज़ द मेन लूप होल इन इलेक्टोरल बॉन्ड, कि कोई भी इंसान, जैसे मुझे अगर करोड़ रुपीज़ देनी है तो मैं हाथ से कैश ना देकर मैं यहाँ पे क्या है कि इस बॉन्ड के थ्रू दे दूँ। तो यही तो वही बात हो गई कि जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ा कर लो। तो यही है सरकार का, कि सरकार यहाँ पे दिखाना नहीं चाहती कि उनके पास कितने पैसे आ रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास कितने पैसे आ रहे हैं, लेकिन हाँ इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू वो पैसे तो ज़रूर ले रहे हैं। SBI डिपॉजिट बॉन्ड जो है, यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी अगर 15 डेज़ में नहीं कर रहे हैं तो उनका सारा पैसा प्राइम मिनिस्टर के रिलीफ फंड में चला जाएगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बॉन्ड खरीद रही हूँ और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर रही हूँ, तो उस पार्टी का है कि 15 डेज़ के विदिन जो है उस बॉन्ड को उनको रिडीम कराना है और अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेना है। अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनका जो बॉन्ड परचेज़ किया गया है किसी और के द्वारा, तो प्राइम मिनिस्टर के रिलीफ फंड में उसको ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है कैबिनेट के द्वारा अप्रूव कर दिया गया कि जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है फॉर फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के लिए, ये आपका कंटिन्यू रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं ये है क्या। तो देखिए इस स्कीम के तहत क्या है ना कि 2 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। सेंट्रल शेयर कर रही है फंड, जो कि यहाँ पे किसके थ्रू होगा, तो निर्भया फंड के थ्रू यहाँ पे सेंट्रल शेयर देखने को मिलता है। तो निर्भया फंड जो यहाँ पे फ्रेमवर्क है वो एक नॉन लैप्सेबल कॉर्पस फंड है। इट मीन्स कि मान लीजिए कि इस फंड में एक साल में अगर यहाँ पे 5 करोड़ ऐड होता है, तो नेक्स्ट ईयर जो है ये आपका ये फंड जो मान लीजिए कि 5 करोड़ है, इसमें से 2 करोड़ जो है वो इस्तेमाल हुआ और 3 करोड़ इसमें है, तो नेक्स्ट ईयर क्या होगा कि इसमें अगर फिर से फंड आपको ट्रांसफ़र करनी है तो रेस्ट ऑफ द फंड जो है वो बर्बाद नहीं होगा, ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर अगर 5 करोड़ फिर से यहाँ पे क्रेडिट करनी है तो 2 करोड़ तो यहाँ पे आपका खर्च हो गया था, बचा था 3 करोड़, यानी कि टोटल अभी इस फंड में आपको 8 करोड़ देखने को मिलेगा। तो इसको कहते हैं नॉन लैप्सेबल कॉर्पस फंड, जो कि सेफ्टी और सिक्योरिटी फॉर वुमेन के लिए रखा गया था। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट है, ये होता क्या है, नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि फास्ट ट्रैक है, जल्दी जल्दी ट्रैक करना है, और स्पेशल कोर्ट बनाया गया है कि किसी भी केसेस को जल्दी से ट्रैक करके उसको डिस्पोज करना है। तो ये एक डेडिकेटेड कोर्ट होती है जो कि यहाँ पे विक्टिम्स, यानी कि आप जानते हो कि सेक्सुअल ऑफेंसेस के जितने भी विक्टिम्स होते हैं उनको जल्दी से जल्दी यहाँ पे जो है जस्टिस मिल सके। साथ ही यहाँ पे डिटरेंस भी क्रिएट करना है जो सेक्सुअल ऑफेंडर्स होते हैं। तो जल्दी अगर यहाँ पे आप लोग देखो कि अगर कोई क्राइम होता है उनके लिए अगर जल्दी सज़ा मिल जाती है, तो इससे क्या होता है ना कि कोई गलत करने वाले इंसान को भी मन में लगता है कि नहीं हमारे देश की जो यहाँ पे कानून है बहुत ही एक्टिव रहती है और आपको सज़ा तुरंत मिल सकता है। नहीं तो आप देखते हो कि देर आए दुरुस्त आए अजीब सी चलती है हमारे देश में, कि आज के डेट में अगर कोई क्राइम हुआ है तो उसकी जो सच्चाई है वो मे भी 10-20 साल के बाद निकल कर आए। तो इसलिए लोगों में ये डिटरेंस नहीं है कि क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा 10-20 साल के बाद जो है वो आप देखो कि हाँ हमारे यहाँ ये तो प्रूफ हो पाता है कि किसी ने मर्डर की है कि नहीं, रेप की है कि नहीं। तो इसलिए यहाँ पे फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट बनाने की बात की गई है। ये क्या था ना कि फास्ट ट्रैक कोर्ट सबसे पहले आपका इंट्रोड्यूस किया गया था क्रिमिनल लॉ एक्ट 2018 में, जिसमें कि आप देखो कि मेनली बात करते हैं हम लोग जो केसेस ऑफ रेप है उसको डिस्पोज करने के लिए, और जो पॉक्सो एक्ट है बच्चों की जो एक्ट होती है प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड एंड सेक्सुअल ऑफेंसेस, तो इस कानून के तहत भी आप देखो कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई जाती है, क्योंकि बहुत सेंसिटिव होते हैं। अगर बच्चे के अगेंस्ट में किसी भी तरीके का अगर क्राइम होता है तो उसको जल्दी से जल्दी शॉर्ट आउट करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ बच्चे के लाइफ में इसका बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। टोटल अगर हम लोग देखें तो 1023 यहाँ पे फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट जो है वो सेटअप किया गया था, किस पर्पज़ से, तो इसी पर्पज़ से। और साथ ही साथ इसमें से अगर हम लोग देखें तो अब तक 389 जो है वो यहाँ पे एक्सक्लूसिवली रखा गया है पॉक्सो एक्ट केसेस के लिए। तो ये आप समझ सकते हो कि हाँ यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा केसेस जो है वो पॉक्सो एक्ट के तहत यहाँ पे आपका स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया गया है। हर एक जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है ना उसमें 1 जुडिशियल मेंबर होते हैं और 7 स्टाफ मेंबर होते हैं। तो देखिए कोई भी अगर यहाँ पे कोर्ट वगैरह है जो कि आज के डेट में काफ़ी न्यूज़ में रहते हैं, तो इसके थोड़े कंपोजिशन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में क्या है। तो 1 जुडिशियल मेंबर देखने को मिलेंगे एंड 7 स्टाफ मेंबर होते हैं। लेकिन जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना फास्ट ट्रैक कोर्ट को यहाँ पे सेटअप करने का, तो वो स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ के अंदर आता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि हर एक राज्य के अंदर आएगी ना, क्योंकि हर एक राज्य में आप देखो कि केसेस डिफरेंट होते हैं। किसी राज्य में आपको बच्चों के अगेंस्ट में केसेस ज़्यादा देखने को मिलेंगे, तो किसी राज्य में वुमेन के अगेंस्ट में केसेस ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो पॉक्सो एक्ट के तहत अगर किसी राज्य में ज़्यादा केसेस आती है तो उस राज्य सरकार का जो है अधिकार होता है कि वो अपने हिसाब से देख सके कि अगर ज़्यादा केसेस आ रही है तो फिर वो वहाँ पे फास्ट ट्रैक कोर्ट सेटअप कर सके, जिससे कि जल्दी से जल्दी डिस्पोज हो सके सारे केसेस। आज के डेट में अगर हम लोग देखें तो 28 स्टेट को कवर किया गया और इसका पर्पस है कि एक्सपेंड करना है, यानी कि जो 31 सारे स्टेट है ना यूनियन टेरिटरीज़ को मिला के, तो उसको कवर करना है जिससे कि एलिजिबल हो पाए और वो इस स्कीम में जुड़ सके।
पॉक्सो एक्ट के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट है, ये 2012 का कानून है। यहाँ पे क्या है कि बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए ये कानून लाया गया है कि अगर उनके साथ कोई भी तरीके की सेक्सुअल रिलेटेड अगर कोई असॉल्ट होता है, हरासमेंट होती है, पोर्नोग्राफी बनाई जाती है, तो इस तरीके से जो है यहाँ पे स्पेशल कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट करना है। साथ ही ये एक्ट आपका 2019 में, इस कानून को 2019 में अमेंड किया गया था, जिससे कि प्रोविजंस लाई गई है कि कैसे जो है यहाँ पे जो पनिशमेंट है बहुत सारे ऑफेंसेस का, अपराध का, उसको कैसे इन्हेंस किया जाए। ओके, नेक्स्ट आता है मैरिटल रेप अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स रूल्स केरल हाई कोर्ट। तो देखिए केरल के जो हाई कोर्ट है उनके द्वारा एक अच्छा जजमेंट दिया गया है कि जो मैरिटल रेप है, यानी कि शादी के बाद जो अधिकार होता है हस्बैंड का वाइफ के ऊपर, तो वो यहाँ पे इस तरीके का अधिकार नहीं होनी चाहिए। तो इसको अगर कहते हैं फोर्सफुली अगर यहाँ पे कुछ सेक्सुअल एक्टिविटीज़ की जा रही है तो उसे हम लोग मैरिटल रेप कहते हैं। ओके, आफ्टर मैरिज ऑल्दो नॉट पेनलाइज्ड इन इंडिया इज़ अ गुड ग्राउंड टू क्लेम डिवोर्स। तो अभी तक देखिए हमारे यहाँ कोई भी मैरिटल रेप से रिलेटेड जो है कोई भी कानून नहीं है, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर भी ये एक ग्राउंड होना चाहिए जिसके थ्रू अगर कपल साथ नहीं रहना चाहते तो वो डिवोर्स ले सकते हैं। कोर्ट के द्वारा ये ऑब्जर्व किया जा रहा है कि जो भी शादी में एक स्पॉज है उनकी चॉइस है, और ये चॉइस नहीं है कि वो सफ़र करें। तो ये फंडामेंटल है कि उनको पूरी तरीके से स्वतंत्रता दी जाए हमारे अंडर नेचुरल जो लॉ है और कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हिसाब से। ठीक है, इसके अलावा आप देखो कि जो इंडियन पीनल कोड का सेक्शन 375 है, ये एक एग्जेम्पशंस है जिसमें कि एग्जेम्प्ट किया गया है अनविलिंगली जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है हस्बैंड और वाइफ के बीच में, अगर वो 15 ईयर्स ऑफ एज तक हो रहा है सेक्शन 375 के डेफिनेशन में, तो इसको रेप कहते हैं। और इसको इम्यूनाइज किया गया है, यानी कि इस तरीके के कानून को प्रोसिक्यूशन से बाहर रखा गया है, इस तरीके के कानून को आगे प्रोसीड नहीं किया जाता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, सेक्शन 375 जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर 15 साल से ऊपर हो गया है और ये अनविलिंगली, यानी कि आप जानते हो कि ये फोर्सफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है, तो ये हस्बैंड और वाइफ के बीच में, तब इसको रेप कहा जाता है। अब आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि हमारा देश जो है ये ओनली 36 कंट्रीज़ में से एक है जहाँ पे मैरिटल रेप को अभी तक लीगल क्राइम नहीं कहा गया है। 2013 में क्या था कि यूनाइटेड नेशन जो कमिटी ऑन एलिमिनेशन ऑन डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वेमेन है, उनके द्वारा रिकमेंड किया गया था कि इंडियन गवर्नमेंट को यहाँ पे क्रिमिनलाइज करनी चाहिए मैरिटल रेप को। तो ये आप समझ सकते हो कि बहुत बड़ी बात है। इसी के साथ जो JS वर्मा कमेटी है, ये यहाँ पे जब नेशन वार्ड आप देखो कि जो रेप केसेस हुई थी, गैंग रेप हुई थी 2012 में, निर्भया केस, इसके बाद एक डिमांड था, तब से ये JS वर्मा कमेटी भी सेटअप की गई थी। अब लीगल प्रोविज़न क्या है जो वुमेन को यहाँ पे दी गई है, तो ये आप देखो कि एक सेक्शन 498A है जो कि यहाँ पे आप एडल्ट्री से इसको डील किया जाता है, जिसमें कि वुमेन को यहाँ पे सब्जेक्ट किया जाता है टू क्रुएल्टी बाय हर हस्बैंड और एनी रिलेटिव ऑफ हर हस्बैंड। तो 498A है जिसमें कि पति और पति के फैमिली के द्वारा जो क्रुएल्टी की जाती है, तो उसको ऐसा माना जाता है कि वुमेन इसी के लिए है। तो ये चीज़ें डील करती है, 498 है, 8A है, तो इसको ध्यान रखिएगा कि हमारे वुमेन के लिए है। साथ ही डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट तो है 2005 का, जिसमें कि ये कहा गया कि अगर फोर्स सेक्सुअल एक्टिविटी होती है तो ये पनिशेबल है। ठीक है, और मजिस्ट्रेट है जो कि कानून के तहत उनके पास एब्सोल्युटली कोई पावर नहीं है कि वो क्रिमिनलाइज कर सकते हैं एक्ट ऑफ मैन को। तो ये भी बातें ध्यान रखनी है। कानूनी तौर पर जितनी भी सेक्शन है और जितने भी कानून यहाँ पे बात हो रहे हैं, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है इंडिया टेक्स ओवर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल प्रेसिडेंसी फॉर अगस्त। तो देखिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो प्रेसिडेंसी है वो हम लोग अगस्त के लिए ले चुके हैं। तो ये इंडिया की फर्स्ट प्रेसिडेंसी होगी। 2021-22 तक का ये टेन्योर है। इंडिया का 2 इयर्स का टेन्योर है जो कि नॉन परमानेंट मेंबर में, क्योंकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में आप देखो कि यहाँ पे 5 मेंबर जो है परमानेंट होते हैं और 10 मेंबर नॉन परमानेंट होते हैं। तो हम लोग कहाँ पे काउंट होते हैं, ये नॉन परमानेंट वाले में काउंट होते हैं, और अभी जो हमें प्रेसिडेंसी मिली है ये नॉन परमानेंट में। क्या ऐसा पहली बार हुआ है? तो नहीं, ये पहली बार नहीं है। हम लोग ऑलरेडी 7 टाइम जो है यहाँ पे प्रेसिडेंसी होल्ड कर रखे। ये 8 टेन्योर होगा जो कि हम लोग नॉन परमानेंट मेंबर जैसे यहाँ पे काम करेंगे। जो प्रेसिडेंसी है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, वो मंथली बेसिस पे ये रोटेट होते रहेगा हर एक 15 मेंबर पे। और साथ ही साथ एज प्रेसिडेंट देखें तो इंडिया के द्वारा ये एजेंडा डिसाइड किया जाएगा कि किसकी रेजोल्यूशन और क्या डायरेक्टिव्स है जो कि मेंबर स्टेट के ऊपर जो है ना, सारे मेंबर स्टेट के ऊपर ये बाइंडिंग होगी। इट मीन्स कि इंडिया जो है वो जो भी एजेंडा डिसाइड करेंगे तो वो जितने भी मेंबर स्टेट है ना, उनको वो सारे एजेंडा को फॉलो करना होगा। साथ ही इंडिया के द्वारा जो एजेंडा सेट किया गया है कि हाई लेवल मीटिंग होगी, तो 3 प्रायोरिटीज़ एरिया में हम लोग यहाँ पे फोकस करेंगे। अगर हमारी प्रेसिडेंसी है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, तो हम लोग किस किस मुद्दे पे बात करेंगे, इसको ध्यान रखिए।
सबसे पहले हम लोग मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो सदर्न पोर्शन है वो पूरी तरीके से पानी से घिरा है और ये 7,500 किलोमीटर तक का एरिया है, जिसमें कि एक साइड आपको बे ऑफ बंगाल देखने को मिलेगा, दूसरी साइड आपकी अरेबियन सी है। तो हम लोग इस एरिया को सिक्योर करना चाहेंगे और इस पर हम लोग बात करेंगे। सेकेंड है कि टेररिज्म। अगर आप लोग नॉर्दर्न एरिया में जाओगे तो एक साइड है चाइना, दूसरी साइड है पाकिस्तान, जो कि हम लोग को पाकिस्तान से ज़्यादा जो है हम लोग को टेररिस्ट से प्रॉब्लम है। तो काउंटर टेररिज्म की बात करेंगे, पीस कीपिंग की बात करेंगे कि शांति बनाए रखने के लिए। साथ ही आप लोग देखो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें तो ये वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का, जिसका प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन रखना। अदर अगर प्रिंसिपल ऑर्डर देखें तो एक तो ऑर्गन देखें, ये ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, सेकेंड है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, थर्ड है ट्रस्टीशिप काउंसिल एंड फोर्थ है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और फिफ्थ है सेक्रेटेरिएट। तो इतना याद रखना है, यूनाइटेड नेशन के ये सारे जो है ऑर्गन हैं। इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग परमानेंट सीट के लिए काफ़ी टाइम से हम लोग यहाँ पे कंपेंच कर रहे हैं, साथ ही यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के साथ, जिसमें कि हमारा यहाँ पे जर्मनी, जापान और ब्राज़ील है। तो देखते हैं क्या होता है। काफ़ी दिन से, काफ़ी सालों से हम लोग जोर लगा रहे हैं कि हम लोग भी परमानेंट जो मेंबर है उसकी कुर्सी हमें मिल सके, बट ये चाइना है जो कि हम लोग को बार बार रोक देता है। तो 5 परमानेंट मेंबर कौन सा है जिनके पास वीटो पावर है। वीटो पावर एक ऐसी पावर होती है जो कि अगर कोई एक मेंबर भी कह दे कि ये काम नहीं होगा, इसका मतलब है कि नहीं होगा, ठीक है। तो यूएस, चाइना, यूके, रशिया, फ्रांस है और 10 मेंबर जो नॉन परमानेंट मेंबर है, इसमें कोई वीटो पावर नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे कौन कौन से मेंबर होते हैं, तो 5 मेंबर आपका अफ्रीकन और एशियन स्टेट से देखने को मिलेगा, एक यहाँ पे आपका ईस्टर्न यूरोप स्टेट से है, 2 आपका लैटिन अमेरिका से है और 2 यहाँ पे वेस्टर्न यूरोप और अदर स्टेट से है। फाइन। तो यहाँ पे हमारी जो प्रेसिडेंसी है उसके बारे में बात हो गई। अब आगे बढ़ते, इंडिया टू होस्ट इंटरनेट गवर्नेंस फोरम। चलिए ठीक है, इंडिया में पहली बार आप देखो कि यहाँ पे कंट्री की जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़ती जा रही है। इंटरनेशनल पॉलिसी फॉर्मुलेशंस जो कि हमारा इंटरनेट में, तो हम लोग सेकेंड लार्जेस्ट ब्रॉडबैंड सब्सक्रिप्शंस कंट्री बन चुके हैं पूरे वर्ल्ड में और हाईएस्ट डेटा कंजप्शंस है, यानी कि पर यूज़र पर मंथ आप लोग देखो कि हाईएस्ट डेटा कंजप्शन हो रही है। जो थीम है इस इवेंट का वो है इंक्लूसिव इंटरनेट फॉर डिजिटल इंडिया। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें IGF की, तो ये यूनाइटेड नेशन बेस्ड फोरम है इंटरनेट गवर्नेंस पॉलिसी डिस्कशन का। ये एक साथ रिप्रेजेंटेटिव लेकर आते हैं बहुत सारे ग्रुप्स की, जिसमें कि आप देखो कि सारे यहाँ पे पार्टीज़ होते हैं जो कि यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि क्या पब्लिक पॉलिसीज़ इश्यूज़ है जो कि इंटरनेट के लिए है, तो इन सारी चीज़ों के लिए। तो याद रखिए कि हम लोग इंटरनेट के यूज़र्स जो है बहुत बढ़ते गए हैं, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में सेकेंड नंबर पर आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा अनवील किया गया है एनुअल रिपोर्ट। एक साल की रिपोर्ट है जो कि ईज 3.0 आया है 2020 और 2024 के लिए, ईज 4.0 आया है ये नेक्स्ट ईयर के लिए। तो देख लेते हैं ये ईज क्या है। ईज स्टैंड्स फॉर इन्हांस एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस। ये एक आपका पार्ट है पब्लिक सेक्टर बैंक का रिफॉर्म एजेंडा का, जो कि एक यूनिक रिफॉर्म इंडेक्स है। इसमें क्या है ना कि ऑब्जेक्टिव असेसमेंट यहाँ पे अलाउ किया जाता है, की एरियाज़ में परफॉर्मेंस देखी जाती है कि गवर्नेंस सेक्टर्स में कैसा है, लेंडिंग सेक्टर्स में कैसी है, रिस्क मैनेजमेंट कितना है, टेक्नोलॉजी कितना है, डेटा ड्रिवन जो बैंकिंग सिस्टम है इसमें कितना पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये सारी जगह ईज़ कहने का मतलब है कि आसान कर देना, यानी कि एक्सेस और जो सर्विस एक्सीलेंस है वो यहाँ पे बढ़ाना है। तो कहाँ कहाँ सर्विस बढ़ेगी, बेटर गवर्नेंस मिलेगा तो लोगों को ही फ़ायदा होगा, बैंकिंग सिस्टम अच्छी होगी तो लोगों को ही फ़ायदा होगा, टेक्नोलॉजी ज़्यादा यूज़ करेंगे तो लोगों को ही फ़ायदा होगा। ये सारी चीज़ों की एक्सेस होनी चाहिए। ईज रिफॉर्म का एम यही होता है ना कि एक कोलैबोरेटिव बैंकिंग लाना है और यहाँ पे जितने भी पब्लिक सेक्टर्स बैंक है उनको यहाँ पे टाई अप करना है ब्रॉडर जो फिनेंशियल सर्विस इकोसिस्टम है, जैसे कि NBFC वगैरह हो गया, तो उनके साथ। ईज इंडेक्स अगर हम लोग देखें तो सारे पब्लिक सेक्टर्स बैंक्स जो है यहाँ पे प्रोवाइड करते, सारे पब्लिक सेक्टर्स बैंक को एक कॉम्परेटिव इवोल्यूशंस कि वो जहाँ पे बैंक जो है एक बेंचमार्क भी रखे, यानी कि मिनिमम यहाँ पे आपका थ्रेशोल्ड भी रखे और एक रिफॉर्म एजेंडा भी लेकर आए। अब दोनों के बारे में समझिए कि 3.0 और 4.0 में क्या क्या रखा गया है। एक्चुअली 3.0 में क्या है कि पब्लिक सेक्टर्स बैंक को यहाँ पे कंपेयर किया गया है 5 थीम में। स्मार्ट लेंडिंग करनी है, यानी कि सही तरीके से देखना है कि हमारा एक्सपायरिंग इंडिया के लिए क्या क्या लेंड करना, कहाँ कहाँ देना, पैसे देना ज़रूरी है। साथ ही यहाँ पे ईज़ ऑफ बैंकिंग होनी चाहिए, टेक अनेबल होना चाहिए, बैंकिंग सिस्टम में ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ करें। अब तो आपको पता है कि नियो बैंक की भी कॉन्सेप्ट आ गई है, जिसमें कि हम लोग ऑनलाइन बैंक कह रहे जिससे कि आप लोग चाहते हो कि बैंक अकाउंट आपका ओपन हो कोई भी ब्रांच में, तो आपको क्या करना होता है, आपको उस बैंक में जाना होता है, अपनी बैंक अकाउंट ओपन करनी होती है, काफ़ी टाइम लग जाते हैं। लेकिन अब आप लोग अगर किसी बैंक में बैंक अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो आप लोग ऑनलाइन कर सकते हो, वो भी नियो बैंक के थ्रू, ठीक है। और नियो बैंक में भी आप लोग अपना ऑनलाइन एक
बैंक ओपन कर सकते हो। साथ ही ईज़ 4 में देखें तो यहाँ पे क्या है कि इसका एजेंडा है कस्टमर सेंट्रिक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का, और साथ ही साथ यहाँ पे न्यू एज 24/7 बैंकिंग है, यानी कि आप हमेशा न्यू बैंक के थ्रू जो है आपको बैंकिंग फैसिलिटी मिलती रहेगी। मेजर बेनिफिट अगर हम लोग रिफॉर्म का देखें तो यहाँ पे इन्हांस किया गया है और इजी एक्सेस है क्रेडिट, जो कि क्रेडिट का आराम से आपको एक्सेस रहेगा। अगर ऑनलाइन बैंक है तो आप लोग जो है क्रेडिट ले सकते हो डिजिटल मीन्स के थ्रू, और जो एडॉप्शन है होम और मोबाइल चैनल का बैंकिंग नीड्स के लिए, तो इसको भी यहाँ पे एक्सेलरेट किया गया है। कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट होगा फिनेंशियल इंक्लूजन जो है, यानी कि हर एक लोगों को बैंकों तक जोड़ने का जो यहाँ पे रखा गया है मुद्दा, उसको ज़्यादा से ज़्यादा कवर करना है। जितने ज़्यादा लार्जर जो है पब्लिक सेक्टर्स बैंक होंगे वो यहाँ पे एडवांस एनालिटिकल कैपेसिटी देखने को मिलेगी, कैपेबिलिटीज़ देखने को मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट है ई रूपी। येस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ई रूपी एक इलेक्ट्रॉनिक वाउचर है जो कि डिजिटल पेमेंट सिस्टम में बेस्ड है। ये पर्सन स्पेसिफिक है, पर्पस स्पेसिफिक पेमेंट सिस्टम भी है। एक्चुअली क्या है ना कि मान लीजिए कि एक आपको वाउचर दिया गया है, उसमें रुपीज़ है 200 और 200 ये वाउचर आपको दिया गया है, लेकिन इसमें लिखा गया है कि आप सिर्फ इस 200 को खर्च कर सकते हो बुक्स खरीदने में, और आप कुछ भी नहीं खरीद सकते। ये ऐसा वाउचर है। अगर आप ये वाउचर लेकर चले जाते हो और सोचते हो कि 200 का आप रेस्टोरेंट में बैठ के कुछ खा लोगे, तो ये नहीं हो पाएगा। आप पिज़्ज़ा भी नहीं मंगा पाओगे, क्योंकि एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए सरकार के द्वारा जो वाउचर दी जाती है उतने रुपीज़ के आप वहीं पे खर्च कर सकते हो। तो ये वाउचर क्या है ना कि यहाँ पे आप देखो कि ई गिफ्ट कार्ड भी है जो कि प्रीपेड इन नेचर है, पहले आपको पेड करना होगा। जो कोड है कार्ड का वो भी शेयर किया जाता है SMS और QR कोड के थ्रू, इसको शेयर कर सकते हैं। ई रूपी क्या है कि एग्जिस्टिंग जो इंडियन रूपी है ना, उसको एक एसेट बनाया जा रहा है, और एक पर्पस है जो कि हम लोग वर्चुअल करेंसी से इसको अलग देखने को मिलेगा। वर्चुअल करेंसी क्या होता है? ये क्रिप्टो करेंसी भी आप लोग मान सकते हो। जो बिटकॉइन है उसको वर्चुअल करेंसी कहते हैं, लेकिन उसको लीगलाइज नहीं किया जाता है और हमारी सरकार हमेशा उसको इस्तेमाल करने से रोकती है, जस्ट बिकॉज क्योंकि उसकी कोई आप देखो कि गारंटी नहीं है। किसी मंथ उसकी प्राइस, किसी दिन उसकी प्राइस बहुत अच्छी होती है, किसी दिन वो काफ़ी डूब सा जाता है। तो इसलिए ई रूपी कोई एक प्लेटफॉर्म नहीं है, ये भी मत सोचिएगा कि कोई एप्लीकेशन है या कोई वेबसाइट है, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको ये वाउचर मिलेगा, नहीं। ई रूपी इज़ इटसेल्फ इन ए वाउचर फॉर्म। साथ ही इसको डेवलप किया गया है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, NPCI है, और अपने UPI प्लेटफॉर्म में यहीं पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। साथ ही फाइनेंशियल सर्विस है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? ये प्रीपेड इन नेचर है, तो इसमें क्या है ना कि टाइमली पेमेंट आप सर्विस को कर सकते हो। जो सर्विस प्रोवाइडर है उनको बिना किसी इन्वॉल्वमेंट के, इट मीन्स कि यहाँ पे आपका मीडिएटर की ज़रूरत नहीं है, इंटरमीडियरी की ज़रूरत नहीं है, उसके बिना इन्वॉल्वमेंट के जो पेमेंट करना है वो सर्विस प्रोवाइडर को कर सकते हैं। नो डिजिटल और बैंक प्रेजेंस है, यानी कि यहाँ पे आप लोग देखो कि कोई भी बैंक की प्रेजेंस यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। लीक प्रूफ डिलीवरी है, यानी कि वेलफेयर सर्विस देना है। जैसे कि मान लो कि मैं आप लोग को जो है 200 रुपीज़ का 5 स्टूडेंट को मैं यहाँ पे वाउचर देती हूँ, तो आप लोग उस 200 का ना कहीं और उपयोग नहीं कर सकते हो। उसको आप लोग जो है कोल्ड ड्रिंक पी के, पिज्ज़ा खा के नहीं उपयोग कर सकते हो, सिर्फ आप बुक्स ही खरीदने के लिए उपयोग कर सकते हो। तो इससे क्या होगा कि लीक प्रूफ डिलीवरी हो रहा है। जितनी भी यहाँ पे वेलफेयर सर्विस है, कॉर्पोरेट जो है वो इशू कर सकते हैं इस वाउचर को अपने एम्प्लॉयज़ को भी, और वाउचर जो है वो रिडीम्शंस इसको ट्रैक भी कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, ये है टर्निंग अराउंड द पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट है जिसको नीति आयोग के द्वारा और रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट के द्वारा रिलीज़ की गई है। तो नीति आयोग की जितनी भी रिपोर्ट होती है वो अपने आप में ही इंपॉर्टेंट होती है, तो उसको ध्यान रखिएगा। देखिए, जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती है जिसे हम लोग डिस्कॉम कहते हैं, जिसमें कि आज के डेट में ये मेजर लॉसेस में जा रहा है। एस्टिमेट लगाया गया है कि 90,000 करोड़ तक का ये लॉस है। तो इसके कारण लॉन्ग टर्म जो पावर परचेज एग्रीमेंट है वो काफ़ी महंगा हो जाएगा। हमारे यहाँ पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, इनएफिशिएंट ऑपरेशन भी है, सही तरीके से काम भी नहीं कर रहा है। इसलिए हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, जिसे हम लोग प्यार से डिस्कॉम कहते हैं, ये आज के डेट में लॉस में चल रहे हैं। ठीक है, ये रिपोर्ट के द्वारा बताया गया है। रिफॉर्म भी यहाँ पे सजेस्ट किया गया है रिपोर्ट के द्वारा कि जो डिस्कॉम रीस्ट्रक्चरिंग करने ज़रूरी है, यानी कि जो स्टेट ओन जो यूटिलिटीज़ है उसको सक्सीड करना है, तो हम लोग को क्लियर सेपरेशन करना होगा कि क्या यूटिलिटी है और स्टेट है। इट मीन्स कि आप समझो कि यहाँ पे कितना ज़्यादा हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाते हैं और लोगों तक कितना ज़्यादा हम लोग पहुँचा पाते हैं। इसके बीच में गैप और सप्लाई जो है उसकी कितनी डिमांड जो है मिसमैच हो रही है। हायर प्राइवेट पार्टिसिपेशन जो है वो यहाँ पे करने की ज़रूरत है। तो इस रिपोर्ट के द्वारा ये सजेशन दी गई है कि डिस्कॉम, क्योंकि ये पब्लिक सेक्टर्स के तहत आता है, तो आप देखते हो कि इसमें अगर घाटा हो रहा है तो इसको रिफॉर्म करना जल्द से जल्द ज़रूरी है, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर है हमारे सरकार का, हमारे देश का। सॉरी। तो यहाँ पे प्राइवेट पार्टिसिपेशन करने की ज़रूरत है। जैसे कि आप देखो कि उड़ीसा और महाराष्ट्र में जो है
वहाँ के डिस्कॉम काफ़ी ज़्यादा नुकसान में चल रहे थे, तो वहाँ पे फ्रेंचाइजीज मॉडल है जो कि इम्प्लीमेंट किया गया, और पीपीपी मॉडल है जिसको कि आप समझ सकते हो कि ये यूज़फुल भी हो सकता है लॉस मेकिंग एरिया में। ऑपरेशनल रिफॉर्म अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे जो बिलिंग एफिशिएंसी है इनकी ये इम्प्रूव हो जाएगी, क्योंकि प्रीपेड और स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है। आप लोग के घर में किस तरीके की मीटर है ये बताइएगा, क्योंकि कई जगह स्मार्ट मीटर लग रहे हैं, तो इसमें क्या होता है ना कि पहले आप प्रीपेड है, पहले आप पे कर लो, उसके बाद जो है आप लोग यहाँ पे इस्तेमाल करो। रिन्यूएबल एनर्जी भी कहा गया है कि हम लोग को इस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। जैसे कि 2030 तक हमारा टारगेट है कि यहाँ पे 475 गीगावाट तक हम लोग को 175 गीगावाट है, इस यहाँ तक हम लोग को अचीव करना है। तो इसलिए ये कहा गया है कि जो डिस्कॉम की नीड है लार्ज स्केल एनर्जी स्टोरेज का, तो वो भी हम लोग पूरा कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। साथ ही गवर्नमेंट स्कीम भी है जो कि डिस्कॉम कंपनीज को काफ़ी हेल्प करी है। एक तो है उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना जिसे उदय कहते हैं, और नेक्स्ट है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, और साथ ही इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आईएमएफ के द्वारा अप्रूव किया गया है कि लार्जेस्ट एवर मॉनेटरी रिजर्व्स डिस्ट्रीब्यूशन है, जिससे कि हम लोग कोविड के कारण जो बहुत सारी सेक्टर हिट हुई है वो यहाँ पे ठीक हो सके। तो आईएमएफ जो है वो $650 बिलियन तक का जो है वो अप्रूव कर रहे हैं, जिसमें कि आईएमएफ की जो स्पेशल ड्राइंग राइट्स है ना उसकी एलोकेशन के लिए और जितने भी मेंबर कंट्रीज है उनके लिए। इंडिया का कोटा कितना है तो आप देखो कि 2.75% है, चाइना का 6.41% है, वही यूएस का आप देखो कि 17% है। तो आईएमएफ के तहत आपको पता है कि यूएस का दबदबा चलता है। हम लोग की जो यहाँ पे कोटा का जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि टोटल कोटा में से 2.75% हमें यहाँ पे मिला है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि जो एलोकेशन है ना इससे सारे मेंबर्स को काफ़ी बेनिफिट होगा। जो लॉन्ग टर्म ग्लोबल नीड है यानी कि रिजर्व करने का, तो वो यहाँ पे फ़ायदा हो पाएगा, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो पाएगा। इससे क्या है कि जो बहुत दयनीय कंट्रीज़ है जो कि कोविड-19 के कारण जो है उनके देश में इकॉनमी बहुत बैडली हिट हुई है, उनको यहाँ पे हेल्प मिल पाएगा। अब स्पेशल ड्राइंग राइट्स क्या है ये समझिए, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये इंटरनेशनल रिजर्व एसेट है जो कि आईएमएफ के द्वारा क्रिएट किया गया था 1969 में, जो कि अपने मेंबर कंट्रीज़ की जो ऑफिशियल रिजर्व है उसको सप्लीमेंट करे। अगर हम लोग वैल्यू देखेला एसडीआर का तो ये 5 करेंसी के बेसिस पे देखने को मिलेगा। ये 5 करेंसी क्या है ये आप लोग को देख लीजिए। इससे रिलेटेड यूपीएससी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछी है, जब यहाँ पे न्यू करेंसी चाइनीज़ की रेनबिम्बी को ऐड किया गया था तब पूछा गया था। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एसडीआर। यूएस का यहाँ पे डॉलर है, यूरोप का यूरो है, चाइनीज़ की रेनबिम्बी है, जापानीज़ का येन है और ब्रिटिश का पाउंड है। ये 5 ऐसे करेंसी है जिसकी वैल्यू देखा जाता है ओवरऑल और फिर डिसाइड किया जाता है कि ओवरऑल वैल्यू की करेंसी की वैल्यू क्या होगी। लेकिन आप देखो कि ये एसडीआर जो है स्पेशल ड्राइंग राइट, ना ही ये करेंसी है ना ही ये क्लेम है, ये एक पोटेंशियल क्लेम है जो कि फ्रीली यहाँ पे आपका यूजेबल करेंसी है। जितने भी आईएमएफ के मेंबर हैं वो यहाँ पे इसको यूज़ करते हैं। वोटिंग पावर अगर आईएमएफ मेंबर कंट्रीज़ का देखें तो ये डायरेक्टली रिलेटेड है कि उनके पास कितना कोटा है उस हिसाब से। नेक्स्ट है यहाँ पे पेमेंट बैंक। तो सेबी के द्वारा अलाउ कर दिया गया है कि पेमेंट बैंक जो है अब वो इन्वेस्टर बैंकर्स जैसा वो काम करेंगे। तो एक गुड इनिशिएटिव है। ठीक है, इन्वेस्टर बैंकर क्या होते हैं, इनका मेन काम होता है ना कैपिटल रेज करना, यानी कि इन्वेस्ट करना। जैसे आप देखते हो सरकार कहीं पे इन्वेस्ट करती है तो क्यों करती है, क्योंकि आज के डेट में सरकार के पास पैसा है तो वो इन्वेस्ट कर दे रही है, दे दे रही है और कुछ जो है प्रॉपर्टी खरीद रही है। कल को सरकार के पास पैसे की कमी होगी, यहाँ पे फिजिकल जो हमारा डेफिसिट है या फिर आप लोग देखो कि ट्रेड अकाउंट डेफिसिट है वो अगर यहाँ पे वाइडन होता है तो उस हिसाब से सरकार क्या करेगी कि जहाँ पे इन्वेस्ट की थी वहाँ पे डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया जाएगा। इट मीन्स कि वापस से वो परचेज़ कर लेंगे। तो वही बात है कि इन्वेस्टमेंट इसलिए किया जाता है कि कैपिटल रेज हो सके। और पेमेंट बैंक की बात करें तो पेमेंट बैंक का जो आइडिया था वो नचिकेत मोर कमेटी के द्वारा यहाँ पे सजेस्ट किया गया था। ये एक बैंक है कि छोटे स्तर पर इसको आपका जो है ऑपरेट किया जाता है बिना किसी क्रेडिट रिस्क के। इट मीन्स कि यहाँ पे क्रेडिट कार्ड नहीं दिया जाता है। बहुत सारे बैंकों को और एनबीएफसी को घाटा होता है जो क्रेडिट कार्ड इशू करते हैं, बट पेमेंट बैंक को अभी तक ये फ़ायदा नहीं मिला, ये जो है फैसिलिटी नहीं दी गई है। साथ ही ये जो है डिमांड डिपॉजिट यहाँ पे अप टू 1 लाख तक ये एक्सेप्ट करते हैं और रेमिटांस सर्विस भी ऑफर करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे हो लेकिन आपका फैमिली इंडिया में है, लेकिन अगर आप यूएस में जाकर काम कर रहे हो और वहाँ से पैसे भेज रहे हो इंडिया अपने परिवार को, तो उसको रेमिटांस कहते हैं। और मोबाइल पेमेंट है, ट्रांसफ़र है, परचेज़ है, तो ये सारे अदर जो बैंकिंग सर्विस है वो यहाँ पे पेमेंट बैंक के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है। फिर है पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्कीम। तो आरबीआई के द्वारा डिसाइड किया गया है कि जो कवरेज है पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्कीम का, इसको एक्सटेंड किया जाएगा, जिसमें कि जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको इंक्लूड की जाएगी। और स्ट्रीट वेंडर्स जो है वो यहाँ पे आत्मनिर्भर भारत के जो है वो पार्ट होंगे पीएम स्वानिधि स्कीम, वो भी टियर 1 और टियर 2 में। तो अगर हम लोग पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की बात करें
तो यहाँ पे क्या है कि जो डिप्लॉयमेंट है पेमेंट का उसको सब्सिडाइज करना है, जहाँ पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सेप्ट किया जाएगा टियर 3 और टियर 6 सेंटर में। साथ ही यहाँ पे क्रिएट करना है 30 लाख न्यू टच पॉइंट जो है हर एक साल डिजिटल पेमेंट के लिए यहाँ पे क्रिएट करना है ज़्यादा से ज़्यादा। मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है पेमेंट रिलेटेड, जैसे कि अगर आप लोग दुकान में जाते हो तो POS मशीन होनी चाहिए, QR कोड होना चाहिए, कि आपको कैश लेके घूमने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग अपने जो है पेटीएम, गूगल पे और फ़ोनपे इस सब से जो है आप लोग अपना पेमेंट कर सको। RBI के द्वारा एक फ्रेमवर्क इशू किया गया है पेमेंट सर्विस ऑपरेटर में। तो फ्रेमवर्क जो है वो इशू किया गया है पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 के तहत। ये पेमेंट एंड सेटलमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज़ है जो कि पेमेंट सर्विस ऑपरेटर्स के द्वारा है। अब ये पेमेंट सर्विस ऑपरेटर कौन है? इसका मतलब है कि एक पर्सन है जो कि ऑथराइज्ड पेमेंट सिस्टम को ये ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। साथ ही अगर आप लोग देखो तो पहले क्या था कि RBI के द्वारा अलाउ किया गया था कि ये जो आपका पेमेंट सर्विस ऑपरेटर है वो यहाँ पे डायरेक्ट मेंबरशिप लेंगे सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम का, जैसे कि RTGS है, NEFT है। तो आप लोग दो डिफरेंस बताइए RTGS और NEFT के बीच में। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फ्लोटिंग रेट फंड से। तो आज के लिए बस इतनी ही रखते। सो गाइज़, आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको ये लेसन अच्छी लग रही है, क्योंकि ये छोटे टॉपिक्स जो है बड़े धमाके होते हैं, अगर आपने पहले पढ़ रखा है तो आपकी ये रिवीजन हो जाएगी। अगर आप नहीं पढ़े हो तो आपके लिए यहाँ पे एक अच्छी इन्फॉर्मेशन है जो कि आपके UPSC के अलावा जो भी एग्जाम होते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा ये हेल्पफुल होगा। तो गाइज़, मिलते हैं हम लोग कल इसी टाइम पर। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये लेसन अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर भी कोई डाउट, कोई सजेशन है तो आप कमेंट कर सकते हो। अक्टूबर मंथ की जो मैगजीन है वो जब अक्टूबर मंथ की मैगजीन आ जाएगी, अपलोड हो जाएगी, विज़न है इसके थ्रू जो है उसको पब्लिश कर दिया जाएगा, तब मैं उसके रिलेटेड जो लेसन है वो ज़रूर लेकर आऊँगी। तो मिलती हूँ कल इसी टाइम पे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।